हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ जो थ्रेड कटिंग के कैलकुलेशंस थे गियर कैलकुलेशन के बारे में। जब भी हमें कोई थ्रेड काटनी होती है तो अकॉर्डिंग टू पिच के अनुसार हम कैसे ड्राइवर और ड्रिवन गियर के तीत की संख्या कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग क्या होती है, किस प्रकार से उसमें वर्क होता है। इसके साथ साथ कटिंग स्पीड, फीड, आरपीएम, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल कटिंग से कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है। तो पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या होता है बुकों में, फिर उसके बाद चलेंगे प्रैक्टिकली उसको हम समझेंगे। तो ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है? ये एक प्रकार की कह सकते हैं 90 डिग्री पे कटिंग होती है। इसमें जो कटिंग होती है कितने डिग्री पर होती है? कह सकते हैं जो टूल यूज किया जाता है 90 डिग्री पर होता है। और जो ऑब्लिक कटिंग होती है ये 90 डिग्री से थोड़ा कम होती है, कह सकते हैं एक्यूट एंगल की कटिंग होती है। ऑर्थोगोनल कटिंग को 2D कटिंग के नाम से भी जानते हैं और ऑब्लिक कटिंग को 3D कटिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है? इसमें बेसिकली दो फोर्स कार्य करते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है टेंजेंशियल फोर्स। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, ठीक है, और इसे हमें क्या करना है? टर्निंग करना है। स्टेप टर्निंग इसकी हमें करनी है। तो यदि हम ऑर्थोगोनल कटिंग के द्वारा हम इसकी स्टेप टर्निंग कर रहे हैं तो इसमें जो कटिंग टूल हम यूज करते हैं उसकी जो कटिंग एज होती है उसके एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जो इसकी जो एक्सिस है जॉब की, मतलब जो टूल की एक्सिस है उसके क्या है 90 डिग्री पर है। अगर हम इसको क्या करेंगे? टर्निंग करेंगे तो यहाँ से अगर जब हम इसमें कुछ मटेरियल हटाएंगे, ये वाला मटेरियल हटा देंगे इसमें से, तो हमें जो जॉब प्राप्त होगा कुछ इस शेप पे प्राप्त होगा। और इसमें जो कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है उसकी कटिंग एज कैसे होती है? वो कितने डिग्री पर? यहाँ पर इसके एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर होती है। और जो ऑब्लिक कटिंग होता है इसमें जो कटिंग टूल प्रयोग होता है इसमें इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री से थोड़ा कम होता है। देख सकते हैं अगर इसके एक्सिस के साथ देखा जाए तो क्या है 90 डिग्री से थोड़ा कम डिग्री पर है, एक्यूट एंगल पे थोड़ा सा झुकाव होता है। अब इस प्रकार की अगर कोई जॉब है, सिलिंड्रिकल जॉब है, उसकी हम ऑब्लिक कटिंग करते हैं तो हमें कैसा जॉब प्राप्त होता है? कुछ इस प्रकार शोल्डर वाला जॉब प्राप्त होता है। और यहाँ कह सकते हैं स्क्वायर शोल्डर वाला जॉब हमें प्राप्त होता है। तो जो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है इसमें बेसिकली दो फोर्स कार्य करते हैं, एक होता है एक्सियल फोर्स और एक होता है टेंजेंशियल फोर्स। एक्सियल फोर्स क्या होता है? जब हम टूल को क्या करते हैं? घूमते हुए चाप के विपरीत हम क्या करते हैं? फीड देते हैं। तो फीड देते समय एक फोर्स कार्य करता है रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि होता है एक्सियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? हमारा वर्क पीस चक्र में बंधा हुआ क्या करता है? रोटेट करता है। तो उस रोटेशन के फलस्वरूप जो टूल प्रयोग करते हैं उसके कटिंग एज पर जो वो प्रेशर डालता है, जो फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स के नाम से। और यही जब हम ऑब्लिक कटिंग की बात करते हैं तो इसमें एक्सियल और टेंजेंशियल के साथ साथ क्योंकि जो इसकी कटिंग एज है 90 डिग्री से कम डिग्री पर है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स कार्य करने लगता है इसके कटिंग एज के तरफ, उसे हम कहते हैं रेडियल फोर्स। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है टेंजेंशियल ऑब्लिक कटिंग और ऑर्थोगोनल कटिंग के अंतर्गत। तो जो ऑर्थोगोनल कटिंग है कितना फोर्स कार्य करता है? दो, एक्सियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। एक्सियल क्या होता है? फीड की डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल क्यों उत्पन्न होता है? तो जॉब के रोटेशन के कारण जो कटिंग टूल के पॉइंट पे जो फोर्स लगता है उसे हम टेंजेंशियल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो कटिंग टूल होता है जो हम प्रयोग करते हैं उसकी जो कटिंग एज होती है एक्सिस के कैसी होती है? समानांतर होती है, उसके पैरेलल होती है। जो एक्सिस होती है उसके क्या है? पैरेलल में इसकी कटिंग एज बनी हुई है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, सारा का सारा जो जॉब का जो भार होता है आकर उसके कटिंग पॉइंट के टूल पर ही पड़ता है। तो अचानक लोड पड़ने की वजह से यहाँ जो डेप्थ ऑफ कम होता है, बहुत कम होता है, हम ज्यादा इसमें डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते। इसलिए जो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है इसका प्रयोग किया जाता है फिनिश टर्निंग के लिए, जहां पर हमें काफी अच्छी सरफेस की आवश्यकता होती है, अच्छी सरफेस फिनिश की आवश्यकता होती है, वहां पर ऑर्थोगोनल कटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात किया जाए ऑब्लिक कटिंग की तो इसमें तीन फोर्स कार्य करते हैं, एक्सियल फोर्स फीड के कारण, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स जॉब के रोटेशन के कारण,
और तीसरा हो गया रेडियल फोर्स, जो कि कटिंग टूल के एंगल पे झुके होने के कारण इस पे कार्य करता है। तो तीन फोर्स हो गया बेसिकली। जो रेडियल फोर्स होता है ये कोई पावर का कंजम्पशन नहीं करता है, कोई भी मतलब इसमें ज्यादा शक्ति की खपत नहीं होती है। तो इसमें क्योंकि भार क्या होता है एक समान रूप से नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो कटिंग एज होती है काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए जो भार होता है पूरे टूल पर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी केवल कटिंग पॉइंट के टूल पर ही भार न पड़ने की वजह से यहाँ हम डेप्थ ऑफ कट थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं स्टार्टिंग में। तो इसलिए इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है रफ टर्निंग करते समय, जहां पर हमें ज्यादा मटेरियल हटाना होता है, रफ टर्निंग करनी होती है, वहां पर प्रयोग किया जाता है ऑब्लिक कटिंग का। तो पूछा क्या जाता है इससे क्वेश्चन कि ऑर्थोगोनल कटिंग में कितने फोर्स कार्य करते हैं, तो दो, एक एक्सियल एक टेंजेंशियल। और इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है फिनिश टर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ कट क्या होती है कम होती है। जो ऑब्लिक कटिंग होता है तीन फोर्स कार्य करते हैं, रेडियल एक्सियल टेंजेंशियल। इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो कटिंग एज क्योंकि एक्यूट एंगल पर होती है डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है प्राय रफ टर्निंग के लिए। ठीक, इसमें जो हमें अगर स्टेप टर्निंग करनी है तो जो ऑर्थोगोनल कटिंग के बाद जो हमें सरफेस मतलब जो प्राप्त होता है शोल्डर, वो स्क्वायर शोल्डर टाइप प्राप्त होता है। और एक बात की जाए ऑब्लिक कटिंग के बाद तो हमें क्या होता है बेवल शोल्डर टाइप का हमें स्टेप टर्निंग के बाद शोल्डर प्राप्त होता है। तो बेसिकली डिफरेंस है इसके इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट अब इसके बाद बात करते हैं कटिंग स्पीड की, कटिंग स्पीड क्या होता है। तो कटिंग स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कटिंग टूल ओवर सरकमफ्रेंस ऑफ द जॉब। मतलब जो हम कटिंग टूल प्रयोग कर रहे हैं वो क्या करता है जॉब के सरफेस के उसके परिधि के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक मिनट में, वही उसकी क्या होती है कटिंग स्पीड होती है। अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो लेथ पर जो कटिंग टूल होता है कटिंग करते समय उसकी परिधि से, जॉब की जो सरकमफ्रेंस होती है उसकी परिधि से एक मिनट में कितनी चिप्स को हटाता है, कितने मेटल को हटाता है, उसी को हम क्या करें सीधी लाइन में रखकर नाप लें फुट में या फिर मिनट में, सॉरी फुट में या फिर उसको मीटर में, तो उसी को क्या कहा जाता है कटिंग स्पीड कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि कटिंग स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द चिप्स रिमूव फ्रॉम द जॉब सरफेस इन 1 मिनट। अब एक मिनट में जितना लंबा चिप्स रिमूव किया जाता है वही क्या होता है जॉब की कटिंग स्पीड होती है। किसकी बात हो रही है, लेथ मशीन की बात हो रही है यहाँ पर कटिंग स्पीड की। कटिंग स्पीड को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो बेसिकली अगर मेट्रिक में हम यूज कर रहे हैं तो इसे मीटर प्रति मिनट में प्रदर्शित करते हैं, और यदि ब्रिटिश सिस्टम में बात की जाए तो वहां प्रदर्शित किया जाता है फुट प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। क्या होती है एक सरकमफ्रेंशियल स्पीड होती है, उसकी परिधीय गति होती है। यदि हमें ब्रिटिश मेट्रिक सिस्टम में निकालना है कटिंग स्पीड को, तो कटिंग स्पीड को डिनोट करते हैं कैपिटल बी के द्वारा या स्मॉल बी से भी लिख सकते हैं। डी क्या है, डी है डायमीटर ऑफ द जॉब, जो भी हम जॉब प्रयोग करें कितना एमएम डायमीटर है उसका। एन क्या है, राउंड पर मिनट, कितने राउंड पर मिनट से वो घूम रहा है। तो अगर इतनी चीजें हमें पता हो तो हम कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं। तो मेट्रिक के लिए फार्मूला क्या है, बी बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर प्रति मिनट। और ये ब्रिटिश में मतलब जो जॉब के जो डायमीटर है जब एमएम में दिया होता है तो हम प्रयोग करते हैं बी बराबर पाई डी एन बटा 1000। और यह जो जॉब का डायमीटर है वो मीटर में ना देकर फुट में दिया हुआ है, तो हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करते हैं, तो वहां प्रयोग करते हैं बी बराबर पाई डी एन बाई 12 फुट प्रति मिनट। तो ये दोनों अलग अलग सिस्टम में है, इसके द्वारा हम कटिंग स्पीड भी निकाल सकते हैं। अगर कटिंग स्पीड दी है तो हम जॉब का डायमीटर भी निकाल सकते हैं, या फिर उसका हम राउंड प्रति मिनट चक्कर पर मिनट आरपीएम की भी कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए फीड की कि फीड क्या होता है, तो डिस्टेंस एडवांस बाय कटिंग टूल पर रेवोल्यूशन ऑफ जॉब। कह सकते हैं जो हमारा जॉब होता है हेड स्टॉक स्पिंडल में पकड़ा हुआ रोटेशन करता रहता है, तो उसके एक रोटेशन में हमारा टूल कितना आगे बढ़ता है वही क्या होता है उसका फीड होता है। मतलब हमारा जॉब एक राउंड कंप्लीट किया, उस एक राउंड के कंप्लीट में टूल कितना आगे बढ़ा जॉब में, तो वही उसकी क्या कहलाती है फीड कहलाती है। डिस्टेंस एडवांस में जो उसने तय किया बाय कटिंग टूल के द्वारा पर रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन ऑफ जॉब में,
जॉब के एक चक्कर घूमने में कटिंग टूल ने कितना आगे दूरी तय की, वही उसकी क्या कहलाती है, फीड कहलाती है। और फीड को व्यक्त किया जाता है mm पर रेवोल्यूशन में, शॉर्ट फॉर्म में mm पर REV, मतलब mm पर रेवोल्यूशन लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए इसके बाद कि डेप्थ ऑफ कट क्या होती है। डेप्थ ऑफ कट मींस डेप्थ ऑफ मटेरियल रिमूव्ड इन वन कट। अब एक कट में हम जॉब की सरफेस से कितना मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। और डेप्थ ऑफ कट को प्रायः mm में व्यक्त किया जाता है। डेप्थ ऑफ कट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट इक्वल टू d माइनस डी बाई 2 mm, सॉरी d माइनस डी बाई 2। सपोज दैट मान लीजिए जो हमारा जॉब है या कोई हमारा जॉब है जिसका डायमीटर 50 mm दे रखा है, और हमें क्या करना है, टर्निंग के बाद इसे 40 mm में फिनिश करना है, 40 mm में इसको हमें फिनिश करना है। तो हम डेप्थ ऑफ कट कितनी रखेंगे, फार्मूला प्रयोग कर लेंगे। कैपिटल डी मींस जो हमें इनिशियल डायमीटर दे रखा है, उसके बाद स्मॉल डी जितने में हमें लाके उसको फिनिश करना है, 40 mm बटा 2 मींस 10/2 इक्वल टू 5 mm। अगर कोई 50 mm का जॉब है उसे हमें फिनिश करके 40 mm में लाना है, तो जो डेप्थ ऑफ कट होगी वो कितना होगा, उन दोनों के डायमीटर का अंतर उसका हाफ मींस 10/2 इक्वल टू 5 mm हम डेप्थ ऑफ कट रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए टर्निंग टाइम की। कोई भी जॉब है, टर्निंग करते समय कितना टाइम लेगा, या फिर थ्रेडिंग करते समय, फेसिंग करते समय, आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो मॉडरेट लेवल के एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या होता था, कटिंग स्पीड पर और फिर फीड मतलब RPM निकालने पर क्वेश्चन दे दिए जाते थे एग्जाम में, बट अब क्या होता है, ये सारी चीजें एक ही में कंबाइन कर देते हैं। पहले कुछ डाटा दे देते हैं, हमें उसमें फीड निकालना होता है, फिर फीड निकालने के बाद हमें लास्ट में टर्निंग टाइम कैलकुलेट करके देना होता है। टर्निंग टाइम चाहे वो स्टेप टर्निंग हो या प्लेन टर्निंग हो, ठीक, या फिर टेपर टर्निंग हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टर्निंग टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब, कि कितना हमारा जॉब का लेंथ है जिस पे हमें टर्निंग करनी है, उसके बाद नंबर ऑफ कट, कि आप उसे कितने कट में फिनिश करना चाहते हैं। अगर कट की संख्या नहीं दी गई है तो हम स्टैंडर्ड क्या मानते हैं कि हमें एक कट में जॉब को फिनिश करना है। फिर उसके बाद फीड कितना यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट RPM। बेसिकली होता क्या है, लेंथ ऑफ जॉब आपको दे दिया जाता है, नंबर ऑफ कट भी दे दिया जाता है, फीड दे दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, RPM ना दे करके आपको दे देते हैं कटिंग स्पीड और जॉब का डायमीटर। तो आपको पहले इस फार्मूले का V बराबर πd/1000 का प्रयोग करके आपको वहां से RPM निकालना होता है, उसके बाद कैलकुलेट करना होता है टर्निंग टाइम का। यदि हम टर्निंग टाइम को कैपिटल T से लिखें या स्मॉल t से लिखें, लेंथ ऑफ जॉब को हम लिखें स्मॉल l से, नंबर ऑफ कट को डिनोट किया जाए n से, फीड को डिनोट किया जाए f से, और RPM को डिनोट किया जाए n से। तो टर्निंग टाइम इक्वल टू T इक्वल टू L इंटू n बटा F इंटू n मीन्स लेंथ ऑफ द जॉब इंटू नंबर ऑफ कट बटा फीड इंटू RPM। आप शॉर्ट में याद करना चाहे शॉर्ट में याद कर लीजिए, पूरा लॉन्ग में याद करना चाहे लॉन्ग में याद कर लीजिए। अब लेथ में टाइम कैलकुलेशन के लिए केवल यही फार्मूला है। अब डिफरेंट क्या है, अगर हम फेसिंग कर रहे होते हैं तो यही लेंथ ऑफ जॉब के स्थान पे हम उसको लेंथ ऑफ जॉब ना लिख करके क्या लिखते हैं, डायमीटर ऑफ द जॉब बटा 2, मतलब जो हम डायमीटर जॉब का है उसका आधा लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर फेसिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायमीटर बाय 2 इंटू नंबर ऑफ कट बटा फीड इंटू RPM। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें फेसिंग टाइम निकालना होता है। तो यल के स्थान पे हम क्या ले लेते हैं, D/2 की वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अगर हमें थ्रेडिंग टाइम निकालना हो, चूड़ी काट रहे हैं लेथ मशीन पर, उसके लिए टाइम निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर फीड ना प्रयोग करके हम क्या ले लेते हैं, पिच ले लेते हैं। बाकी फार्मूला आपका पूरा सेम है कि लेंथ ऑफ जॉब इक्वल इनटू नंबर ऑफ कट बटा पिच इनटू RPM, की जॉब की लंबाई कितनी है, कितने नंबर ऑफ कट में हमें उसको फिनिश करना है, उसके बाद उसकी पिच कितनी है, जो हम थ्रेड काट रहे हैं थ्रेड की पिच कितनी है, इनटू RPM कितना है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ जॉब इनटू नंबर ऑफ कट बटा फीड इनटू RPM। अगर आप फेसिंग कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ जॉब को D/2 ले लेंगे, अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो फीड को पिच के स्थान पर हम यूज कर लेते हैं।
तो ये था ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग, उसके बाद कटिंग स्पीड, फीड, टर्निंग टाइम कैलकुलेशन। तो इससे अगर आपको रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके, और ज्यादा से ज्यादा बुक से इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको फार्मूला याद होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपको उसमें कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में डाउट होता है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।